Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with our next topic which is the third law of motion. So 3 law of motion होते हैं, थर्ड पे हम आ गए हैं, लास्ट है ये हमारा. सो ये सबसे ईजी है और आई थिंक 90% लोगों को ये वाला तो याद ही रहता है. सो इट सेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो वो कह रहे हैं किसी भी एक्शन का हमेशा इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है. मतलब अगर आप किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आगे से उतना ही फोर्स लगाएगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉल को थ्रो कर रही हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बॉल को थ्रो कर रही हूँ ग्राउंड पे, तो आप ग्राउंड क्या कर रहे हैं, उस पे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वापस उल्टी साइड भेज रहा है. अगर मैंने इस तरफ को थ्रो किया तो वो ऊपर की तरफ कर रहा है. सो यू कैन सी दिस इज द एक्शन. लेट्स सपोज बॉल को हमने हिट किया तो जैसे ही वो जाके ग्राउंड पे हिट करेगी सो रिएक्शन पे क्या होता है, बॉल बाउंस करके ऊपर आती है हमेशा. करेक्ट. सो दिस इज द रिएक्शन. ठीक है, और ये हर चीज में है. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सो वो जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही आप किसी चीज पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी टाइम इंस्टेंटली फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स बैक. ओके, दीज फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट. जैसे अगर मैंने इस डायरेक्शन में लगाया तो वो हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. दीज फोर्सेज ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ऑफकोर्स नाउ अगर हमें एक्शन रिएक्शन चाहिए तो 2 अलग ऑब्जेक्ट्स चाहिए उसके लिए. सो और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एवरी एक्शन हैज एन इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन, जो भी हम थर्ड लॉ पढ़ के आए हैं. नाउ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट्स आर द सेम but the acceleration produced in them may or may not be the same because the objects can differ in masses. Now this is a very important point. देखो जब हम ये पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है कि अगर ऐसा है कि जितना फोर्स मैं लगा रही हूँ सामने वाला ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगा रहा है तो वो तो फिर बैलेंस फोर्स हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए. करेक्ट. लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई होता है. क्यों? क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट के मासेस अलग हो सकते हैं. जैसे एक बहुत बड़ा, जैसे हमने बॉल का एग्जाम्पल लिया था, आप इसे बहुत ज्यादा फोर्स से भेज रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन अलग हो सकता है. जब वो हिट करके वापस आती है तो उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है. समझ रहे हो? ऐसे जब हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं उनके मासेस अलग हो सकते हैं, किसी का मास ज्यादा है किसी का मास कम है, तो इस हिसाब से डिफर करेगा. ठीक है जी. मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन उनके मासेस अलग होने की वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो अलग होता है. ठीक है. अभी बाकी हम जब और एग्जांपल्स वगैरह करते रहेंगे तो हमें और क्लियर होता रहेगा. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो. अब इसमें क्या है, एक बैलून में आप हवा भर लो, क्या आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है एंड देन सडनली छोड़ दो, क्या होगा, जैसे ही एयर नीचे निकले तो क्या कर रहा है, एयर ने नीचे निकलते ही फोर्स लगाया एंड नीचे से फोर्स लगा और बैलून हमेशा ऊपर चला जाता है. एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हो. बैलून फुलाओ, हाथ में रखो और सडनली छोड़ दो, हमेशा देखना वो भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि एयर नीचे आ रही है और नीचे से फोर्स मिला तो ये बैलून ऊपर चला गया. समझ रहे हो? सो ये एक एग्जांपल हो गया. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ठीक है. फॉर एग्जांपल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन ओनली मूव्स अ लिटिल बैकवर्ड, विच इसको हम बोलते हैं recoils, while in the bullet can travel a large distance. This is because of difference in mass of the bullet and the gun. सबसे पहले तो जब भी आपने देखा होगा, ऑब्वियसली किसी ने करा तो नहीं होगा, बट हम मूवीज वगैरह में देखते हैं या किसी की भी अगर नेट पे भी सर्च करोगे आपको जिफ इमेजेस वीडियोस मिल जाएंगी. जब भी गन से फायर किया जाता है तो हमेशा एक बैकवर्ड वो आता है, मतलब आपने जैसे ही फायर करोगे ना आपको पीछे से झटका आता है. क्यों आता है? क्योंकि जब वो बुलेट को अपने फोर्स से गन से भेजा तो आगे से वो भी फोर्स लगाता है और इतना हार्ड पकड़ना पड़ता है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो शोल्डर तक ब्रेक हो सकता है, इतना तेज फोर्स होता है. लेकिन अब बात सारी ये है कि बुलेट तो बहुत दूर तक जा सकती है लेकिन जो गन है, ऐसा तो नहीं है शूट किया बुलेट उधर गई गन पीछे उड़ती हुई जाएगी, ऐसा नहीं होता. पीछे की तरफ तो आती है लेकिन कम आती है. क्यों? क्योंकि अगेन वही जो हम बात कर रहे थे मासेस की, क्योंकि दोनों के, बुलेट के और गन के मास में फर्क है, इसलिए बुलेट दूर तक जाती है एंड जो हमारा ऑपोजिट फोर्स लगता है वो थोड़ा सा ही लगता है. ठीक है. सो अच्छा यहाँ पे वर्ड देख लेना,
ये कौन सा वर्ड आया था कि गन जो पीछे की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं रिकॉल्स। अभी हमारे पास आगे एग्जांपल्स वगैरह आएंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसकी वेलोसिटी वगैरह निकालने को बोलेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए वो, ठीक है जी। सो बुलेट का हमने ले दिया यहाँ पे एक्सीलरेशन फोर्स ऑन द बुलेट एंड दिस इज द रिकॉल फोर्स ऑन द गन। जब आप क्लिक करोगे तो बुलेट पे फोर्स लगेगा, वो आगे को जाएगी एंड देन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से गन यूं पीछे को आती है, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं थी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। सो दिस वाज आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वील move to the last topic of this chapter, which is conservation of momentum. थोड़ा सा important topic है, we are going to take this in the next session, in the next video. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.